नमस्कार, आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का कैशलेस क्लेम, जिस पर आजकल चर्चा जोरों पर है। कई बड़े अस्पतालों ने बजाज अलियांस और केयर जैसी कंपनियों के ग्राहकों को कैशलेस सुविधा देने से मना कर दिया है। एक और बजाज का मामला सुलझा तो वहीं अब मैक्स हॉस्पिटल और नेवा बुपा के बीच भी ऐसा ही विवाद सामने आ गया है और ये विवाद अब सुर्खियों में है। सरकार की आयुष्मान स्कीम सहित कई अन्य कंपनियों के ग्राहकों को कैशलेस क्लेम सुविधा मिलने में परेशानी भी आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कैशलेस नहीं मिले तो इंश्योरेंस किस काम का। आज के शो में हम यही जानेंगे कि ग्राहकों के पास आखिरकार और क्या अब ऑप्शन बच जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि कैशलेस सुविधा अगर बंद हो जाती है, जैसा कि कुछ हॉस्पिटल्स बता रहे हैं, तो किस काम का है बीमा अगर आपने बीमा ले लिया है तो। वहीं हॉस्पिटल इंश्योरेंस जो वॉर है वो लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में ग्राहकों पर इस पर किस तरीके से इसका जो बोझ है वो पड़ेगा, वो भी हम आज के शो में जानेंगे। क्या है हेल्थ बीमा विवाद की जड़, ये भी हम समझेंगे कि आखिरकार इसकी जड़ क्या है, क्यों आखिरकार ये शुरू हुआ है और ग्राहक इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। क्या बढ़ा चढ़ाकर बिल बना रहे हैं अस्पताल, क्योंकि अस्पतालों पर ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये विवाद भी गहराता है कि अस्पताल ग्राहकों का बिल जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बना देते हैं पेशेंट्स का। हेल्थ बीमा लेने में किन बातों का ध्यान आपको रखना है, अगर आप हेल्थ बीमा खरीदते हैं तो आप किन बातों का खास ख्याल रखें। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुरुग्राम के संजय शर्मा की, जिन्हें कैशलेस सुविधा न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के संजय शर्मा ने 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। पिछले महीने उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वे एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन अस्पताल ने बताया कि तकनीकी वजहों से उनकी बीमा कंपनी की कैशलेस सुविधा उन्हें नहीं मिल सकती। नतीजतन संजय को 3 लाख रुपए का बिल अपनी जेब से भरना पड़ा और अब उन्हें रीइंबर्समेंट के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस घटना ने संजय और उनके परिवार को हिला कर रख दिया। ये केस बताता है कि बिना कैशलेस सुविधा बीमा ग्राहकों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये कहानी आपने देखी और ऐसी हो सकता है कहानी आपके साथ भी जुड़ी हो, जब आप हॉस्पिटल जाएं और आपको ये कह दिया जाए कि अब कैशलेस सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। आज इन्हीं सब बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हेल्थ बीमा से जुड़े इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए और आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्लोरिच फिनसर्व के डायरेक्टर निकुंज छक जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, अभी ये विवाद भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, गहरा गया है। जो अब मैक्स हॉस्पिटल समेत तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स ने ये कह दिया है कि कैशलेस सुविधा ग्राहकों को नहीं मिल पाएगी। अगर कैशलेस सुविधा बंद हो जाती है पूरी तरीके से, तो अब जो आम लोग हैं उन पर किस तरीके से असर पड़ेगा, हेल्थ बीमा किस तरीके से काम आएगा? राइट, तो अंजलि जी, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं और इंसिडेंटल केसेस होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि ये काफी लंबे समय तक ऐसा चलेगा, और ऐसा भी नहीं होता कि पूरे इंडिया में जितनी भी हॉस्पिटल्स है सबने बंद कर दिया। एक पूरी हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, राइट, इंडिया बहुत बड़ा है, तो उसमें से कोई 1-2 पार्ट में ऐसा होता है। हम न्यूज में देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, कोई कभी दिल्ली साइड कभी गुजरात में हुआ। तो एक पार्ट में ऐसा हो रहा है कि इंसिडेंटली थोड़े टाइम के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसका रीजन भी वही होता है कि हॉस्पिटल्स ने बहुत ज्यादा अगर चार्ज करने लगते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज उसको क्लेम डिनाई करती है। फिर हॉस्पिटल्स के एसोसिएशन होते हैं, उसके अगेंस्ट में जाके फिर कैशलेस सुविधा बंद कर देते हैं वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बराबर। लेकिन ये सब केसेस में एक चीज है कि रीइंबर्समेंट का जो क्लेम प्रोसीजर है वो ऑलरेडी रहता ही है कस्टमर के पास एक ऑप्शन। सिर्फ उतना रहता है कि उसको टेम्पररी अपने पॉकेट में से वो एक्सपेंस देना पड़ता है और बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। सो जो ये कैशलेस का ये जो प्रॉब्लम चल रहा है वो रेयर केस में होता है और पर्टिकुलर कोई एक एरिया स्पेसिफिक होता है, और वो विद इन फ्यू डेज वो रिजॉल्व हो जाता है जनरली। बिल्कुल।
लेकिन सर जो मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया है, नीवा बुपा के बीच में जो ये विवाद इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, अब ऐसे में ग्राहक तो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो जाएंगे, कैशलेस सुविधा उनको नहीं मिल पाएगी, तो ग्राहकों के लिए गंभीर संकट है आने वाले समय में। यस, वो गंभीर संकट है। टेम्पररी एक गंभीर संकट हो सकता है, क्योंकि अगर उसी अवधि में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है तो एक बहुत बड़ी ट्रबल में कस्टमर आ सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर आप इसीलिए जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग किसी का करते हैं तो इमरजेंसी फंड या तो एक लिक्विड कैश आपके पास होना उतना ही जरूरी है। राइट, इमरजेंसी फंड के लिए हमने इससे पहले भी एक शो किया था कि जहाँ पे बताया था कि आपका जितना भी खर्चा हो रहा है मंथली, उसका 6 गुना पैसा आपके पास एक इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। राइट, तो ये सब चीज जरूरी है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये सब जो इश्यूज होते हैं वो थोड़े दिन में रिजोल्व हो ही जाते हैं, लेकिन एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है क्लाइंट के पास। बिल्कुल, तो इमरजेंसी फंड आप ज़रूर रखें और जितना आपका मंथ में खर्चा हो रहा है उससे 6 गुना आप इमरजेंसी फ़ंड रखेंगे तो आपके लिए ये आगे चल के सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जैसा कि सर आपने कहा कि अभी सिर्फ ये टेम्परेरी है, तो क्या ये मानकर चलें कि आगे ऐसा हो सकता है कि इसका दायरा और बढ़ जाए अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच में? लेकिन ये जो विवाद है वो आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? उसमें क्या होता है अंजलि जी कि जो हॉस्पिटल्स होती है और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सपोज कोई एक XYZ प्रोसीजर करवाने के लिए कोई पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल यहाँ इतने रुपए चार्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू हुआ और बाईपास सर्जरी करनी है तो किसी हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि 10 लाख रुपीस तक इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन जब वो क्लेम की फाइल जब इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचती है तो हॉस्पिटल उसका बिल बना के देती है 12 लाख या 15 लाख का। सिर्फ हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जी। तो उस केस में फिर क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच जो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उससे ज्यादा का हॉस्पिटल डिमांड कर रही है, इसलिए फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम को डिनाई करना पड़ता है। ज्यादातर इसमें ऐसा ही होता है, वो हॉस्पिटल का ज्यादा चार्ज करने का भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो रहता है कि कोई एडिशनल बीमारी है पेशेंट को, तो वो सब चीज उन दोनों के बीच जब सेटल आउट नहीं होती है फिर वो क्लेम डिनाई हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे अगर केसेस हो जाते हैं कोई एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तब वो हॉस्पिटल का जो एसोसिएशन होता है वो डिसीजन लेता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी को हम कैशलेस सुविधा बंद कर रहे हैं। राइट, लेकिन अगर अगेन वही चीज होती है कि फिर दोनों के बीच वापस नेगोशिएशन चालू होते हैं और वापस थोड़े दिन में वो रिजोल्व हो जाते हैं। जी। क्या सर ऐसा भी सुनने में आया है जो कि बहुत सारी ऐसे अस्पतालों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि पेशेंट एडमिट है लेकिन जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो उस दौरान बहुत लंबा चौड़ा बिल बना दिया जाता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि बीमारी कुछ और होती है, टेस्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वसूले जाते हैं। इस तरीके का अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कैसे इन सब बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने बिल को चेक करना है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो किसी धोखाधड़ी का शिकार भी ना हो पाए। राइट, तो देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन या कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है। और पेशेंट या पेशेंट के नेक्स्ट टू द कीन, मतलब उसकी जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो उस टाइम पे ऐसा कोई हालत में नहीं होंगे कि हॉस्पिटल के साथ आप कोई आर्ग्यूमेंट करो या उसको पूछो कि ये चार्ज आप क्यों ले रहे हो या ये टेस्ट क्यों आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो। राइट, तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि हॉस्पिटल के साथ पेशेंट कोई भी आर्ग्यूमेंट करे या कोई भी डिस्कशन करे। वो वही बेटर रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है IRDA जैसे रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, वैसे ही कुछ हॉस्पिटल्स के लिए भी रेगुलेशन होना चाहिए। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट में बात भी चल रही है, कुछ कोई व्हाइट पेपर है जो डिस्कशन में है। सो वो अगर होता है वो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होगा सबके लिए, क्योंकि टोटल 3 पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक कस्टमर है, हॉस्पिटल है और इंश्योरेंस कंपनी है। बिल्कुल, अच्छा कुछ रेगुलेशन आता है तो ये तीनों के लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल, तीनों के लिए बेटर रहेगा। सर, क्या ग्राहक सिर्फ रिन्यूअल के वक्त ही पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं, और क्या बीच में अगर इस तरीके का कोई फैसला आ जाता है तो क्या कंपनियों के जो ग्राहक हैं इस तरीके से वास्तव में फंस गए हैं? देखिए अगर ऐसा कुछ भी बीच में अगर हो रहा है तो हम ऐसा बोल तो सकते हैं कि वो वास्तव में फंस गए हैं। और इसीलिए जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि
एक इमरजेंसी फंड प्रॉपर और सफिशिएंट इमरजेंसी फंड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। इवन इफ किसी के पास कैशलेस मेडिक्लेम है फिर भी वो जरूरी है। दूसरी चीज जो आपका क्वेश्चन था कि पोर्टेबिलिटी रिलेटेड, तो पोर्टेबिलिटी होती है वो सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पे ही पॉसिबल है, उसके इन बिटवीन द ईयर आप उसको पोर्ट नहीं करवा पाते हो। लेकिन एक चीज ये भी हमें समझना चाहिए कि पोर्टेबिलिटी इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि आज सपोज बजाज के साथ ये इश्यू हुआ है या केयर के साथ हुआ है या नीवा बुपा के साथ हुआ है, तो कल मैं किसी और कंपनी में पोर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे भी हो सकता है ना। ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू नहीं है ना, ये तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यू है। तो ये कोई भी कंपनी में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है पोर्ट करना। बिल्कुल, पोर्ट कराना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन रीइंबर्समेंट में ग्राहकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर कोई भी बिल्कुल रीइंबर्समेंट अगर वो करवाते हैं इलाज के बाद में, तो किस तरीके की परेशानियां उनके सामने सर खड़ी हो जाती हैं? रीइंबर्समेंट में अगर देखे जाए तो मोटा मोटा 3 प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़ता है ग्राहक को। एक रहता है कि उसको अपफ्रंट अपने पॉकेट में से पैसे देने हैं, जो भी अमाउंट का खर्च हो रहा है, और बाद में वो उसको रीइंबर्स क्लेम रख के वो अमाउंट कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास से ले सकता है। दूसरा चीज क्या रहता है कि रीइंबर्समेंट के केस में आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो खुद ग्राहक या तो उसके एजेंट को करना पड़ता है, और क्लेम के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी क्वेरीज आती है, तो वो रिजोल्यूशन करने के लिए भी ग्राहक को हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते हैं। तो रीइंबर्समेंट के केस में ये सब इश्यूज आता है। और रीइंबर्समेंट, खास करके रीइंबर्समेंट के टाइम पे आपके पास अगर अच्छा एडवाइजर है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस भी करता है, और अगर कोई क्वेरी आती है तो उस टाइम पे भी आपको हेल्प कर सकता है। जी, तो यानी कि आपके पास एक बेहतर एडवाइज़र होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है रीइंबर्समेंट करवाने के लिए, अगर आप जा रहे हैं एडवाइज़र से अगर आप सलाह लेंगे, तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सर, अलॉटिंग में आपके पास, और इसी बीच हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अगर आपका कोई सवाल है, आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इसके अलावा यूट्यूब के जरिए भी और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब सवाल पूछना कैसे है वो जान लीजिए। देखिए, आपको इन्फो लिखना है और इसका ये शॉर्ट फॉर्म है इंश्योरेंस का। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर इसे सेंड कर देना है। इस नंबर पर आपको अपना सवाल भेज देना है। यूट्यूब के जरिए भी, चूँकि लगातार यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे तमाम दर्शक जो हैं वो जुड़ते हैं, उनके सवाल आते हैं, तो आप अपना सवाल, आपका कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब अमर उजाला बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। उनमें से कुछ सवाल हम ले लेते हैं। लुधियाना से अमित अग्निहोत्री पूछ रहे हैं कि मेरी पॉलिसी केयर इंश्योरेंस की है और क्या कैशलेस अब हर जगह बंद होगा? इश्यू हो रहा था वो अभी रिजोल्व हो गया है, और अभी ऐसा कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो अभी कोई भी कैशलेस में या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी फेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अभी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई से सर रीता भदौड़ी हैं, वो पूछ रही हैं कि रीइंबर्समेंट क्लेम में कितना समय लगता है और क्या ये सेफ है? राइट, तो रीता जी, रीइंबर्समेंट क्लेम अगर हम करने चाहते हैं तो तकरीबन 15 से 30 दिन लग सकते हैं। और कोविड के बाद ये टाइम इसलिए इतना बढ़ जाता है क्योंकि अभी सारी कंपनीज मोस्टली सभी क्लेम में इन्वेस्टिगेशंस करती है, तो उसके कारण ये टाइम कम से कम अभी 15 से 30 दिन तो मिनिमम पकड़ के चलना पड़ता है, तो उतना टाइम लगता है। और सेफ्टी तो मतलब जो इंश्योरेंस है, अगेन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए कस्टमर एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो कोई इश्यू नहीं है, सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं रहता। बिल्कुल, तो सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं रहता है। जयपुर से नवीन गुप्ता सर पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अब सरकारी बीमा कंपनी में पोर्ट कर लेना चाहिए? सर, ये थोड़े से डर गए हैं, इनका कहना है ये जो अभी फैसला आया है कि क्या अब सरकारी बीमा कंपनी इनके लिए ठीक रहेगी, क्या उसमें पोर्ट कर लेना चाहिए? देखिए अंजलि जी, ये है ना, एक वो हमारे मीडिया जो है, न्यूज में हम जो पढ़ते हैं वो हमको सिर्फ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ही सुनने में आता है, राइट? इसलिए हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी में ये कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में नेटवर्क, कैशलेस का नेटवर्क बहुत ही पुअर है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है।
राइट, इसी और इसके प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट में कैशलेस सुविधा उपलब्ध है और बहुत ही कम फीचर्स वाली प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट कंपनी में जाने से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैशलेस की सुविधा बहुत ही कम मात्रा में है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने जो सवाल हैं उनका जवाब जो है वो मिल गया होगा। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास और अब हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं, अभिषेक गुप्ता के पास, जो बता रहे हैं कि रीइंबर्समेंट क्लेम करवाना है तो उसका आखिरकार प्रोसेस क्या है। थैंक यू अंजलि। एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर जो आपका बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, उसमें जो कैशलेस क्लेम होता है वो पॉलिसी होल्डर का जो काम होता है वो बेहद आसान कर देता है। लेकिन कैशलेस फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास है ऑप्शन रीइंबर्समेंट का। तो रीइंबर्समेंट जब आप करेंगे तो उसमें कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो चलिए एक एक करके उसके बारे में आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अस्पताल से लेकर सभी बिल जो होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको अस्पताल से लेने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? अस्पताल की डिस्चार्ज समरी होगी, डॉक्टर की पर्चियाँ और प्रिस्क्रिप्शन होगा, मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स होंगी, अस्पताल के सारे ओरिजिनल बिल और रसीदें आपको लेनी ज़रूरी है, और फार्मेसी और दवाइयों के बिल भी आपको सारे के सारे यहाँ पर लेने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आप ये सारे के सारे बिल्स ले लें उसके बाद आपको बीमा कंपनी या टीपीए यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी के बीच एक मीडिएटर प्ले करता है, उनको आपको सूचना देने की ज़रूरत है। भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर आपको टीपीए को जानकारी पूरी तरह से यहाँ पर देनी होगी। 24 घंटे के अंदर ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप इमरजेंसी में जैसे भर्ती करवाते हैं तो तुरंत ही फ़ोन या ईमेल के ज़रिए आप उनको ये जानकारी दें। उसके बाद जानकारी देने के बाद आपको क्या करना है? क्लेम फॉर्म आपको जो होगा वो भरना होगा। यहाँ बीमा कंपनी की वेबसाइट या टीपीए से क्लेम फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सभी ज़रूरी डिटेल्स भरकर डॉक्टर और अस्पताल से साइन स्टैम्प करवा लें, तभी जाके ये क्लेम फॉर्म आपका जो होगा आगे प्रोसेस होगा। क्लेम फॉर्म भरने के बाद अब चौथे स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। क्लेम फॉर्म के साथ सभी मेडिकल बिल, रिपोर्ट्स, रसीदें बीमा की कंपनी को भेजें, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स एक तरह से यहाँ पर लिए हैं, जो इकट्ठा किए हैं, वो सब आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स केवल ओरिजिनल ही होने चाहिए, कोई फेरबदल उसमें नहीं होना चाहिए, वरना आगे चल के दिक्कत हो सकती है। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपके पास पांचवा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो क्लेम प्रोसेसिंग का है। यहाँ पर क्या होगा कि बीमा कंपनी टीपीए आपके सभी कागजात और बिल चेक करती है। यानी कि इस प्रोसेस में जब आपने सारे बिल्स वगैरह जमा कर दिए हैं, फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसके बाद जो बीमा कंपनी होगी, टीपीए होगी, उसकी सारी जानकारी को एक तरह से चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। उसके बाद कई बार वे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट या स्पष्टीकरण भी यहाँ पर मांग सकते हैं, यानी कि क्लेरिफिकेशन की भी शायद आपसे एक बार मांग की जा सकती है इन केस अगर उनको हल्का सा डाउट होता है। और लास्ट स्टेप है भुगतान का, यानी कि टीपीए यानी कि जो बीमा कंपनी होगी, क्लेम स्वीकृत होने पर, यानी कि जब क्लेम वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपके बैंक खाते में इलाज का खर्च ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि जितना भी आपका खर्चा आया है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जब आप एडमिशन के लिए गए हैं वहाँ पर जो अस्पताल का जो पूरा खर्चा आया है वो यहाँ पर आपको बैंक खाते में पूरी तरह से रिम्बर्स कर दिया जाता है। और आमतौर पर इसमें 15 से 30 दिन के वर्किंग डेज लग सकते हैं। तो जब आप रिम्बर्समेंट के लिए जाएँ तो इन स्टेप्स को पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया कि अगर किसी कस्टमर को रीइंबर्समेंट क्लेम करवाना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। निकुंज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अगर मान लीजिए कैशलेस पूरी तरह से बंद हो जाता है तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर पर इसका भरोसा जो है वो ग्राहकों का घट जाएगा? यस, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि कैशलेस एक बहुत ही बढ़िया एक फैसिलिटी है जहाँ पे ग्राहक को अपने पॉकेट में से अपफ्रंट कुछ अमाउंट देना नहीं होता है और जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से कैशलेस का क्लेम सेटल होता है। लेकिन अगर ये जो न्यूज़ में जो पढ़ रहे हैं और जो हमें जो बहुत सारी जगह से ऐसे न्यूज़ फिर व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में वो सब एम्पलीफाई हो रहे हैं, राइट, ये कैशलेस की सुविधा बंद हो गई, यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, उसके कारण क्या हो रहा है कि ग्राहक का भरोसा धीरे धीरे वो हो रहा है कि ये सच में अगर मुझे जब जरूरत पड़ी उस टाइम पे ये होगा या नहीं होगा, राइट, ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये एक टेम्पररी सेटबैक है और ये विद इन फ्यू डेज जनरली रिजोल्व हो ही जाता है। जो हॉस्पिटल नेटवर्क होती है और जो इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टेड होती है उसके बीच वापस नेगोशिएशन हो जाता है और विद इन 2 और 4 डेज ये रिजोल्व हो जाता है।
बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्परेरी है और थोड़े टाइम बाद ये रिज़ॉल्व जो है वो हो जाएगा। ऐसे में जो दर्शक हैं और जो ये अभी इस समय कन्फ्यूजन में हैं कि क्या उनको सरकारी बीमा जो है वो ले लेना चाहिए या पोर्ट करा लेना चाहिए, तो वो थोड़ा सा रुक जाएं और आप थोड़ा सा संयम बरत कर ही काम करें। लेकिन सर अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो ग्राहकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या कदम उठाने चाहिए? राइट, सो अंजलि जी, मैं शॉर्ट टर्म के लिए वही चीज दोहराऊंगा कि आप एक सफिशिएंट इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एक अच्छी पॉलिसी, लेकिन एक अच्छे एजेंट के साथ, राइट, अच्छे एडवाइजर के साथ आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं अपने ग्राहकों को कि जो टॉप 3 कंपनीज है उसमें से कोई भी कंपनी की पॉलिसी अगर आपके पास है तो एक अच्छा प्रोपोजिशन हो जाता है, जहाँ पे आपका क्लेम पास होने का और ऐसे सब इश्यूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और क्लेम पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक अच्छी और बेहतर पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका जो क्लेम है वो बिल्कुल भी अटके नहीं। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई जो पेशेंट है वो अस्पताल में जाता है इलाज करवाने के लिए, अब उसके पास कैशलेस की सुविधा न मिले तो क्या तत्काल कदम वो उठा सकता है? उसके पास और क्या ऑप्शंस हैं? तत्काल उसको कदम उठाने के लिए 2 चीज है कि एक तो अगर वो उसने एजेंट के पास से लिया है तो उसको वो इन्फॉर्म करे और वो एजेंट अपना जो लोकल टीम होगी, इंश्योरेंस कंपनी की जो लोकल टीम होगी, उसको इन्वॉल्व करके वो इश्यू रिजोल्व करने में हेल्प कर सकता है। अगर कोई एजेंट के पास से नहीं लिया है, डायरेक्ट लिया है, तो उसको कस्टमर, मतलब वो जो कस्टमर है उसको कस्टमर केयर नंबर पे फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ये इश्यू फेस कर रहा हूँ। उससे भी वो कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन आ सकता है। बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान आपको रखना है और जैसा कि निकुंज जी भी बता रहे हैं कि कस्टमर केयर से लेकर हर एक बात का ध्यान आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिसी खरीदें तो वहाँ पर एडवाइज़र को ज़रूर शामिल करें। एडवाइज़र आपको बेहतर सलाह भी देंगे। सर क्या ये देखने को मिलता है कि टाइप्स कर लेते हॉस्पिटल, जो टाइप्स हैं उनको चेक करना पड़ता है बराबर कस्टमर को, क्योंकि कई बार ये ऐसा भी होता है कि बीमा लेने से पहले हॉस्पिटल टाइप्स नहीं चेक करते हैं ग्राहक, तो क्या ये करना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमको ऐसा ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरा जो रेसिडेंस है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वो जिस एरिया में मेरा रेसिडेंस है उसके आजू बाजू में जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है या जो फेमस पॉपुलर हॉस्पिटल है वो कंपनी के नेटवर्क में होने चाहिए, कैशलेस नेटवर्क में। वो मुझे खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे उसको वेरीफाई करना जरूरी है। बिल्कुल, तो आप वेरीफाई करें और जब भी आप बीमा लें तो आपको हॉस्पिटल टाइप्स ज़रूर चेक करने चाहिए। सर कुछ और हमारे साथ दर्शकों के जो सवाल हैं वो आ गए हमारे पास, वो हम एक एक करके शामिल कर लेते हैं। लखनऊ से सर सुषमा राय पूछ रही हैं कि क्या स्टार हेल्थ जैसी बड़ी कंपनियों पर भी भरोसा किया जा सकता है? राइट, सो अंजलि जी, सभी कंपनियां मोरलेस अच्छी या बुरी सब सेम ही होती है। राइट, एक अच्छा एडवाइजर अगर आपके साथ है तो खराब कंपनी की पॉलिसी में भी आपको क्लेम पास करवा सकता है। तो इट्स लाइक एजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कंपनी, आई मस्ट से। लेकिन दूसरा एक चीज ये भी रहता है कि स्टार और केयर, जो ये 2 कंपनीज ऐसी है, दे आर द अभी करंट इन आवर करंट टाइम्स वो सबसे इनफेमस कंपनीज है। मैं सुषमा जी को बताना चाहूंगा कि स्टार और केयर ये ऐसी कंपनीज है कि जो इतनी फेमस नहीं है अपने क्लेम रिलेटेड सर्विसेज के कारण, सर्विस जो उसका लेवल है उसके कारण। सो वो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब एनालिसिस करने के बाद आप पॉलिसी परचेस करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सर भोपाल से धीरज विश्वकर्मा पूछ रहे हैं कि क्या रिइंबर्समेंट क्लेम में पूरा पैसा मिल जाता है या कुछ कटा के पैसा उनको मिलता है? राइट, तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ धीरज जी का क्वेश्चन ऐसा है कि रिइंबर्समेंट क्लेम और कैशलेस क्लेम, ये दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो कुछ पैसा कटता है कि नहीं कटता है। तो रिइंबर्समेंट क्लेम में कुछ पैसा कटेगा, ऐसा कोई क्लोज कहीं पे भी नहीं है कि कैशलेस में इतना मिलेगा तो रिइंबर्समेंट में 10,000 आपको कम मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, दोनों में सेम ही रहता है। अगर आपका क्लेम कैशलेस हो या रिइंबर्समेंट हो, इवन इन केस ऑफ कैशलेस क्लेम अगर कुछ पैसा कटता है तो वो आपको आपके पॉकेट में से ही वहां पे हॉस्पिटल को जमा करना पड़ता है। सेम विथ रिइंबर्समेंट, आपने जो भी खर्चा किया है वो आपने पहले हॉस्पिटल को दे दिया है, बाद में आपने जब क्लेम किया तो उतना कम पैसा आपको मिलेगा जितना भी वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा
उसके आपके जो पॉलिसी का जो फीचर होगा उसके हिसाब से कंपनी तय करके आपको पैसा देगी। बिल्कुल, यानी कि अगर सब कुछ सही है, अगर कोई भी इश्यू नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आपको पूरा पैसा रीइंबर्समेंट में भी मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं। बिल्कुल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आप पूरे तरीके से तैयार रखिए और उसके बाद आप क्लेम प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। रांची से प्रिया सोमवंशी सर पूछ रही हैं कि क्या नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट को हर साल चेक करना जरूरी है? राइट, मैं प्रिया जी को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट तो चेक करिए, लेकिन साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे अब तक, वो है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास दो टाइप के लिस्ट रहते हैं, एक कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट और दूसरा रहता है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। ये भी बहुत ही जरूरी है आपको चेक करना कि मेरे आजू बाजू में जो हॉस्पिटल है उसमें से कोई हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड ना हो, क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट करवाई है तो ना ही कैशलेस क्लेम तो मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन रीइंबर्समेंट भी आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अगर इमरजेंसी एक्सीडेंटल क्लेम है तो ही वो हॉस्पिटल में पास होगा, अदरवाइज कोई भी क्लेम पास नहीं है। बिल्कुल। और सर इसका पूरा प्रोसेस क्या है चेक करने का? कैसे इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है? तो हर एक कंपनी की वेबसाइट पे वो अवेलेबल रहता है, अदरवाइज आप कस्टमर केयर को मेल करके या फोन करके वो ले सकते हैं लिस्ट। बिल्कुल। और तो इन्हीं सब बातों का ध्यान भी आपको रखना है, लेकिन क्या अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मॉडल सर पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है? क्या इसमें बदलाव अब किसी तरीके का आ सकता है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का मॉडल तो बहुत ही इवॉल्विंग है, बहुत सारे नए नए फीचर्स वाली प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही है और काफ़ी वो डायनेमिक इंडस्ट्री है, लेकिन जो चेंज करने की जरूरत है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, जो हमने बात की कि कोई रेगुलेशन आना चाहिए हॉस्पिटल्स के ऊपर, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर वो आता है। कई बार ग्राहक सिर्फ दो पॉलिसी चुन लेते हैं, तो क्या दो इंश्योरेंस लेना ग्राहकों के लिए बेहतर है या फिर वो एक पर ही रहें? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस दो पॉलिसी लेना कोई लॉजिक नहीं बनता है। उससे बेटर है कि आप मेन पॉलिसी एक लो और प्लस एक सुपर टॉप अप पॉलिसी लो। इस तरह से आप दो पॉलिसी को लेते हो तो ठीक है, लेकिन कैशलेस का ये जो इश्यू चल रहा है उसके तहत हम ऐसा सोचे कि मैं दो कंपनी की अलग अलग पॉलिसी लेके रखूंगा, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है उसका, क्योंकि वो बहुत खर्चा भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, ये आप टॉप अप पॉलिसी के बारे में जो आप बता रहे हैं, मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करिएगा कि इसमें क्या क्या शामिल होता है और ये बाकी नॉर्मल पॉलिसी से किस तरीके से अलग होती है। श्योर। तो टॉप अप पॉलिसी ऐसी होती है अंजलि जी कि जहाँ पे सपोज मेरा एक बेस पॉलिसी है जो मेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 10 लाख की है, उसका मैं सपोज में प्रीमियम भर रहा हूँ 25 या 30,000 डिपेंडिंग ऑन माय एज और कितने फैमिली मेंबर्स मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक सुपर टॉप अप पॉलिसी है, वो 40 लाख या 90 लाख की है, मतलब कि मेरा टोटल जो फैमिली का कवर हो गया वो 50 लाख या 1 करोड़ का हो गया। तो मैं जो 25 से 30,000 प्रीमियम भर रहा हूँ साल का, जो 10 लाख की पॉलिसी के लिए है, और मैं 50 लाख या 90 लाख का जो पॉलिसी ले रहा हूँ सुपर टॉप अप, उसका प्रीमियम मैं 2500 या 3,000 ही भर रहा हूँ सिर्फ। तो सुपर टॉप अप पॉलिसी है वो मुझे बहुत सस्ती मिलती है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो तभी ट्रिगर होगी, उसका जो फीचर है, उसका जो बेनिफिट है वो तभी ट्रिगर होगा जब मेरा मेन पॉलिसी जो 10 लाख का है वो एक बार खत्म हो गया, वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद ही सुपर टॉप अप पॉलिसी जो होती है वो ट्रिगर होती है, इसलिए उसका प्रीमियम बहुत कम आता है, इसलिए वो पॉलिसी रिकमेंडेड। बिल्कुल, तो सुपर टॉप अप पॉलिसी आप ज़रूर शामिल करें। अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप खरीद रहे हैं तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। सर, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी, मान लीजिए किसी को रीइंबर्समेंट क्लेम करवाना है, तो अगर वो फेल हो जाता है उसके पीछे के क्या कारण रहते हैं? मैं समझ नहीं पाया, आपका क्वेश्चन क्या है? अगर रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस की तरफ आगे ग्राहक बढ़ रहे हैं, तो अगर वो फेल हो जाए, क्लेम प्रोसेस ना हो पाए, उसके पीछे का क्या कोई रीजन है? उसके रीजंस में ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने पहले बात किया था कि हॉस्पिटल्स बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट अगर करवाती है या कोई अननेसेसरी कोई मेडिसिन या ओवरस्टे, जनरली क्या करती है हॉस्पिटल, ऐसा भी हमने देखा है मेरे क्लाइंट के केस में कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 या 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड था, लेकिन 10 या 12 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल ने इतना लंबा खींच लिया। तो ये ओवरस्टे के जब केस होता है तब आपका रीइंबर्समेंट क्लेम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स ओवरचार्ज करती है उस केस में आपको रीइंबर्समेंट में प्रॉब्लम आता है। या दूसरा एक चीज ऐसा भी रहता है कि
जब कैशलेस क्लेम होता है तब क्या होता है कि हॉस्पिटल के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है जो वो स्कैन करके सबमिट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। और रिइंबर्समेंट में वही एक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे उसने फाइल बना के दिए है जो मुझे सबमिट करना है। अभी उसमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होता है तो उसमें फिर बहुत लंबी अवधि तक वो क्लेम फिर चलता है, और उसमें कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाते कस्टमर तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ में रिइंबर्समेंट में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, तो ये रीज़न है अगर क्लेम आपका कैंसिल हो रहा है तो ये रीज़न आपके हो सकते हैं, तो आपको इन सब बातों पर भी ध्यान देना है। और डॉक्यूमेंट हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट पूरे रखने हैं जब भी आप क्लेम की तरफ आगे क्लेम अगर आपको प्रोसेस करवाना है तो। सर, एक आखिरी सवाल, अगर किसी ग्राहक को आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी हो तो कैशलेस क्राइसिस से बचने के लिए उसे किन 3 बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए? राइट, सो मेन चीज़ एक ही रहती है कि आपको, जो मैंने पहले भी बोला, कि जो टॉप 3 कंपनीज है उसमें से कोई आप कंपनी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है तो आप निश्चिंत होकर रह सकते हो। दूसरा चीज़ की एक बेटर और एक वेल नॉलेज वाला एक एजेंट एडवाइजर आपके पास है तो ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। प्लस आप जो भी हॉस्पिटल में जा रहे हो वो हॉस्पिटल एक प्रॉपर होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो जनरली होती है उसमें आपको हर एक टाइप की सुविधा भी मिल जाती है और उसके टाई अप्स अच्छे रहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो वहां पे ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कैशलेस क्लेम में। तो बिल्कुल आपको पूरी लिस्ट जो है वो चेक करनी है हॉस्पिटल्स की, साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं कहीं वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ये भी आप चेक करिए। और एक बेहतर एडवाइज़र ज़रूर आप लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए और उसके बाद आप पॉलिसी अपनी खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। तो देखा आपने, हेल्थ इंश्योरेंस तभी मायने रखता है जब ज़रूरत पड़ने पर आपको कैशलेस सुविधा मिले। अगर ये बंद हो जाए तो इंश्योरेंस का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। ऐसे में ग्राहकों को स्मार्ट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड और सही इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।